दोस्तों, यह वादा नहीं दावा है के साथ वेलकम है सभी छात्रों का टाइटन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। ये जो क्लास 10th है पंकज सर के द्वारा यानी मेरे द्वारा इसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बोर्ड एग्जाम 2024, यानी जो भी छात्र 9th का एग्जाम दे चुके हैं और 10th में प्रवेश कर चुके हैं, और जो बहुत ऐसे छात्र हैं जो क्लास 8 से ही 10th की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उन छात्रों के लिए या दूर दराज के छात्रों के लिए जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। यदि आप 500 में से यानी जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है उसमें से यदि 450 प्लस लाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर रहना चाहिए, और इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको क्रमवार अपलोड किए जाएंगे, लेक्चर वाइज अपलोड किया जाएगा, चैप्टर का नाम मेंशन रहेगा, तो आप लोग उस पर विजिट कीजिए। और पहले से भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, आप लोग उसका भी वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। और आज से 1 मार्च से आप लोग कंटिन्यू डेली प्रतिदिन कुछ वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 से पूर्णतः संबंधित होंगे। और इसमें आपको मुख्य रूप से फोकस रखा गया है एनसीईआरटी का, और प्लस राइटर का भी बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें कराए जाएंगे। और जितने भी एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इसमें आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इसके बारे में देख लेते हैं ओवरव्यू। मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है। ये 5 जो सब्जेक्ट है ये मुख्य रूप से है। और जो आपका छठा सब्जेक्ट जो इंग्लिश है वो तो ऐच्छिक है, खैर उसका नंबर तो नहीं जुड़ता है, फिर भी इसके बारे में भी चर्चा इस चैनल पर जरूर होगी, और इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि इंग्लिश में भी कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं एक नीचे चीज क्या लिखा हुआ, यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखा है जो कि टाइटन क्लासेस के नाम से है, www.titanclasses.com। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग यह अनेकों सब्जेक्टों का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बहुत सारी चीज है उस वेबसाइट पर उपलब्ध है, थ्योरी बहुत सारी चीज उपलब्ध है जिसके आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और उस पर भी आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 को ही टारगेट में रखकर क्लास 10th का बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। एक बार और रिपीट करते हैं कि यह वादा नहीं दावा है के साथ आज हम लोग इस सेशन का शुरुआत करेंगे हम लोग, और देखेंगे आज से क्रमवार वीडियो आपको मिलता जाएगा, इसलिए इस चैनल पर जुड़े रहें। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अपने प्रश्न के साथ अपने किताब की शुरुआत करते हैं। छात्रों, यह वादा नहीं दावा है, यह वादा नहीं दावा है सफल बनाने का। इसके साथ शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट, और मैथ सब्जेक्ट में सबसे पहला लेसन जो है हम लोग का वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। तो आज हम लोग यानी नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को इतने इंटरेस्टिंग बनाइए, आप लोग ये नहीं कि केवल हम वीडियो देख लिए और सुन लिए और समझ गए, ऐसे नहीं करना है। आप लोग जरूर कॉपी और कलम लेकर बैठिए साथ में, कि ताकि आप लोग जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है उसे नोट बनाइए, ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। क्योंकि वीडियो आज देख लेंगे, कल फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार जो नोट्स तैयार हो जाएगा वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो भी इसमें पढ़ेंगे और इसको जो भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को रोककर, ताकि यह मुझे भी पता चले कितने छात्रों को समझ में आ रहा है, या आप लोग पहले से कितने छात्र हैं जो नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है आप लोग यदि 9th क्लास में पढ़े होंगे तो देखेंगे उसमें भी जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का वो क्या है, वास्तविक संख्या ही है, यानी रियल नंबर ही है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीज से। सबसे पहले इसमें क्या होता है हम लोग का, पहला चीज है इसमें प्राकृतिक संख्या। सबसे हम लोग संख्या की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले बात आता है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर आखिर यह होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग इसमें जितने भी छात्र इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप लोग नंबर सिस्टम में जो नेचुरल नंबर है तो बताइए नेचुरल नंबर आखिर कौन सा होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेचुरल नंबर कौन सा होता है, ताकि मुझे भी पता चल सके कितने छात्र हैं जो इससे परिचित हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या, चलिए अब सुनिए सभी छात्र ध्यान से, जो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो जितने भी गिनती में उपयोग होते हैं, गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या को, गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
हम लोग प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो जितने भी संख्याएं गिनती में उपयोग होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप लोग जो भी गिनती शुरुआत करते हैं, कहीं कुछ भी गिनना शुरू करते हैं, वो कहां से शुरू करते हैं? तो कुछ भी गिनना शुरू करते हैं तो 1 2 3 ऐसे गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी का जो संकेत होता है, इसी संकेत में n से सूचित किया जाता है। n से ही क्यों सूचित किया जाता है? क्योंकि इसका जो प्रकृत संख्या है, इसका जो फर्स्ट लेटर n है, नेचुरल नंबर जो इंग्लिश में है, तो n है, इसीलिए हम लोग इसे n से सूचित करते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक लिखेंगे? तो ये जो डॉट डॉट आगे बढ़ाते हैं, यानी गिनती में जितनी भी उपयोग होती है संख्या, वो क्या है? प्राकृत संख्या। अब चलते हैं दूसरा, इसमें हम लोग ये होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या जो जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होल नंबर है, आखिर होल नंबर होता क्या है? आखिर ये होल नंबर होता क्या है? तो जो भी हम लोग प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, यदि प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को मिला दें तो क्या बन जाता है? यह पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी प्राकृत, इसके डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने से बनी संख्या को, बनी संग्रह को कहेंगे, संख्या नहीं बल्कि बनी संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जो प्राकृत संख्या हम लोग दिख रहा है, ये प्राकृत संख्या का जो संग्रह दिख रहा है, यदि इसमें हम लोग 0 को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? यह पूर्ण संख्या बन जाता है। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं? इसे W बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे बढ़ेगा। यानी जो प्राकृत संख्या था उसमें वो केवल शून्य मिला दिया तो क्या, कौन सी संख्या बन गया? यह पूर्ण संख्या बन गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं हम लोग, मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग डस्टर का। चलिए देखते हैं हम लोग, ये यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे जरूर आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। तो इसे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राकृत संख्या देख लिए, पूर्ण संख्या देख लिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं जो कि तीसरा है पूर्णांक संख्या। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पूर्णांक संख्या कैसी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूर्णांक संख्या का लिस्ट बताइए तो कैसा होता है, एग्जांपल दीजिए। चलिए तब तक हम लिखते हैं, यहां पे समझाते हैं। तीसरा ये जो है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग इंटीजर नंबर भी कहते हैं। तो इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? तो ये जो भी पूर्णांक संख्या जो हम लोग आप देखिए यहां पर लिखते हैं, यहाँ इसका कोई स्पेशल डिफिनेशन नहीं होता, ये बनाया जाता है, ठीक है। इसको समझिएगा ध्यान से। धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं? धनात्मक प्राकृत संख्या, यानी जो भी हम लोग प्राकृत संख्या लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी लिखते हैं सब प्राकृत संख्या। और ऋणात्मक प्राकृत संख्या का मतलब जो भी प्राकृत संख्या लिख रहे हैं वो माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 ऐसे कर देता है। और तथा शून्य के संग्रह को, और क्या हमको चाहिए? शून्य चाहिए, ठीक है। ये जो हम लोग संग्रह दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? तो इसे z के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या करते हैं हम लोग? z के द्वारा सूचित, इसे z के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। ये जो संग्रह हम लोग का दिख रहा है, ये जो सेट दिख रहा है, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो z से सूचित करते हैं पूर्णांक संख्या के संग्रह को। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जैसे है भाज्य संख्या, चाहे चलिए इसे पहले छोटा छोटा बता देते हैं। जैसे सम संख्या हो गया, सम संख्या किसको कहते हैं? किसको किसको पता है सम संख्या? एग्जांपल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक यहाँ पे सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग
लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं इसमें, जिस वैसे संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ले जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। एग्जाम्पल क्या हम लोग देख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या ऐसी संख्या है, तो ये सभी संख्या सम संख्या होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, यानी जिसको ऑड नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे विषम संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो बहुत सिंपल है, यह क्लास 5, 6, 7 ये सभी छात्र इस चीज को पढ़े हुए हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। अब इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वीडियो को रोक कर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, एक एक डेफिनेशन को आप लोग वीडियो रोक कर नोट करते जाइएगा ताकि आपका नोट्स बनता चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्योंकि यह बहुत ही अहम भूमिका है इस चैप्टर को पढ़ने में, यदि आप लोग जितने भी मैं बता रहा हूं अगर इससे आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये चैप्टर आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, इन सभी डेफिनेशन के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो छात्र इसे नहीं पढ़ते हैं उनका एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आता है, ऑब्जेक्टिव का मार्क्स बहुत कट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब लोग भाज्य संख्या सुने होंगे, एक सुने होंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, ये सुने होंगे। तो भाज्य संख्या दूसरा भी नाम है, भाज्य संख्या क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, संयुक्त संख्या भी नाम है, और अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है हम लोग का, रूढ़ संख्या भी है। ठीक है, अलग अलग इसका दो नाम है, जिसको एग्जाम में कभी कभी दोनों में से कोई से भी नाम को लिख देगा, इससे आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इसको देखते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगेगा तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समझते हैं, अभी यह लिखने से पहले थोड़ा इससे यहां भी मैं लिख देता हूं, और ताकि दोनों को एक साथ समझा सको, और दोनों को जब एक साथ समझाया जाएगा तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तब तक मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूं, और जिन छात्रों को भाज्य संख्या पता है तो बताया कि भाज्य संख्या की शुरुआत किस अंक से होती है और कौन कौन सी भाज्य संख्या होती है, 2-3 एग्जाम्पल दे। ठीक है, तब तक मैं अभाज्य संख्या का डिफिनेशन लिख रहा हूं। वैसी संख्या जिसमें एक और वैसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगता है, एक और स्वयं से भाग लगता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं, अब हम लोग यहां पर कह रहे हैं भाज्य संख्या में कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगे, यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या, यदि सपोज दैट यदि एग्जांपल लेते हैं 1, तो 1 में यदि 1 से भाग लगे तो स्वयं कौन है, यदि 1 ही स्वयं है तो फिर 1 से कैसे भाग लगा, तो यही बात है। तो यह मिथ्या है, तो इसको हम लोग 1 को नहीं मानते। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 में तो 1 से भाग लग गया और स्वयं को मतलब 2 से भी भाग लग गया, तो फिर यह शर्त क्या है इसमें कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगे, तो एक और स्वयं से लगा, क्या कोई अन्य संख्या जो 2 में भाग कर सकता है, तो नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। 3 में है
तो 3 में 1 और 3 से ही भाग लगेगा, किसी अन्य संख्या से लग नहीं सकता है, इसलिए ये भी नहीं होता है। अब 4 में देखते हैं तो 1 से 4 में भाग लग रहा है और 4 से 4 में भाग लग रहा है और 1 और 4 को छोड़कर जो अंक 2 है इससे भी भाग इसमें लग रहा है, इसलिए 4 क्या हम लोग की ये जो है भाज्य संख्या का उदाहरण है, यानी यौगिक संख्या का उदाहरण है। यानी हम लोग का जो शुरुआत होता है 4 से होता है भाज्य संख्या की। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो वह अंक कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो 4 तो पहला हुआ। अब इसके बाद बताएं कि इसके बाद कौन सा है, तो 4 के बाद 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14, 15, ये सभी क्या है हम लोग की भाज्य संख्या है। इन सभी में 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगता है। ठीक है, अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसमें केवल एक वर्ड देख लीजिए यहाँ पे, केवल 1 और स्वयं से भाग लगता है, यानी केवल 1 और स्वयं से, 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग का केवल 1 और स्वयं से, तो क्या इसमें 1 होगा, यदि 1 को 1 मानते हैं तो फिर स्वयं कौन है, या स्वयं 1 को ही मानते हैं तो फिर 1 कौन है, इसलिए हम लोग यह मिथ्या है, 1 नहीं आता है, भाज्य या भाज्य किसी में नहीं आता है। अब बात करते हैं अंक 2 की, तो अंक 2 में या तो 1 से भाग लेगा नहीं तो 2 से लेगा। क्या कोई और संख्या जो इससे भाग कर सकता है, तो नहीं है, इसलिए हम लोग का जो है अंक 2 अभाज्य संख्या का उदाहरण है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इससे आप लोग नोट करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, उसके बाद 8 भाज्य संख्या में आएगा, 9 भाज्य है, 10 भी भाज्य, 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, ऐसे करके ये सभी संख्याएं क्या है हम लोग की अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कैसा होता है, जिसमें 1 और स्वयं से ही केवल भाग लगता है, किसी अन्य संख्या से नहीं लगता। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भाज्य अभाज्य भी समझ गए होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है इसके बारे में जो भी अंतर है, अंतर को भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग इसे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, तो और भी बहुत सारे टाइप के संख्याएं हैं जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा भिन्न संख्या के बारे में। क्या भिन्न संख्या किसको कहते हैं, तो भिन्न संख्या देखते हैं। भिन्न संख्या, ठीक है, जो हम लोग का ऐसे फ्रैक्शन है, तो जिस संख्या को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, भिन्न संख्या। उसे भिन्न संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 1/3 हो गया, 4 हो गया अंक, चाहे मान लीजिए 4/5 हो, कुछ भी अंक जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई कहे कि 3/0, तो 3/0 क्या यह होगा भिन्न संख्या, तो यह नहीं होगा, क्योंकि बटा के नीचे 0 नहीं होता है। हाँ, केवल अगर 3 लिखते हैं तो वो भिन्न संख्या में हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग ईटी से। और भी एग्जांपल हो सकता है। तो भिन्न संख्या किसे कहते हैं, जिसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें आगे देखते हैं हम लोग, तो अगला देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो ये जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, ये आखिर होता क्या है, इसमें बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन रहता है। ये जो परिमेय संख्या दिख रहा है और अपरिमेय संख्या दिख रहा है, देखने में तो बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूजन करता है सभी छात्रों के लिए। तो इससे मैं बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से समझाने वाला हूँ इन दोनों में अंतर क्या है, और इसका डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ। चलिए इसे देखिए, परिमेय संख्या, यदि तब तक आप लोग जो भी जानते हैं कुछ अपरिमेय संख्या का उदाहरण कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक मैं इस डेफिनेशन को लिखता हूँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब बताइए, यहां तक तो सभी छात्र जानते हैं कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या 10/12 को लिख देंगे, क्या यह परिमेय संख्या है,
तो सभी छात्र कर देंगे हाँ ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में तो दिख ही रहा है, तो ये क्या परिमेय संख्या है, यानी ये सही है। लेकिन ये गलत था। सभी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हम लोग का जो p/q दिख रहा है, ये इससे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ये अधूरा डिफिनेशन है। एक चीज तो p/q और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा रहता है q डजंट इक्वल टू 0, ये आप लोग भी लिख लीजिएगा, लेकिन फिर भी ये अधूरा डिफिनेशन है। पूर्ण रूप से डिफिनेशन क्या होता है उसे समझिए। वैसे संख्या जिससे p/q q डजंट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, तथा इस बात पर ध्यान देना आप लोग को, p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी केवल p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी अंक एक होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या। इन दोनों का यदि देखा जाए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, यानी HCF क्या मिल रहा है हम लोग का 2 मिल रहा है, इसलिए ये क्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिख लेते, जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे 1/3 लिखते हैं, चाहे 4/5 लिखते हैं, कुछ भी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, 3/7 लिख देते हैं, ये सभी के सभी p/q के रूप में है। और इन दोनों का HCF क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या हमें परिमेय संख्या। अगर केवल 5 भी लिखते हैं तो वही परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 5/1 है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी संख्या है सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। यदि बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम लिख देते हैं √16, तो क्या √16 परिमेय संख्या में आएगा कि अपरिमेय संख्या में आएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए, तो क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो जो छात्र यदि इसे जानते हैं कि √16 का मान क्या होता है, 4 होता है, तो वो इसे भी कहते हैं कि यह एक परिमेय संख्या। और ये बात सही भी है कि √16 क्या हो जाएगा हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, क्योंकि √16 का वैल्यू 4 होता है, और 4 के नीचे क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी p/q के रूप में यह लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वैसा रूट में संख्या जो जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं वो क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अब कैसे संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो जितने भी रूट में संख्याएं होते हैं, जैसे √3 √2 है, √5 है, √11 है, कुछ भी जैसे हम लोग रूट में लिखते हैं और उसका वर्गमूल पूर्णतः न निकल पाए, पूर्ण अंक में न निकल पाए, वह सभी संख्या कैसा होता है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। चाहे ऐसी भी संख्या है जैसे 1.020020002, यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसे भी हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग पढ़ रही है, और यही चीज है मेन इंपॉर्टेंट है इस वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसका मुख्य यही है। ये जो हम लोग वास्तविक संख्या दिख रहा है, ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यदि बात करें तो ये जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इसके संग्रह को, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला देंगे तो यह क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाता है। तो एक लाइन आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं वास्तविक संख्या का, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके अंदर भी आप लोग एग्जाम्पल में जैसे में इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कि यह जो पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसके अंदर जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं, जो भी एग्जाम में आने वाला है प्रश्न, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा किए। ये केवल क्लास 10th का ही नहीं, बल्कि क्लास 9th के लिए भी, क्लास 8 के लिए भी, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी इसमें बताए गए नंबर, जितने भी संख्या के बारे में बताया गया, समझाया गया, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे हर एक परीक्षा में। तो आप लोग इस चैनल पर यानी टाइटन क्लासेस पर जुड़े रहिए, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वास्तविक संख्या चैप्टर का जो मेन थ्योरी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, और उस पर क्वेश्चन को, प्रश्न को कैसे बनाते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। कि इसमें जो सबसे पहला हम लोग का पॉइंट होगा वास्तविक संख्या में पढ़ना, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी किसी भी प्रकार का हम लोग जो भाग बनाते हैं, भाग विधि से एसिड निकालते हैं, वो एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम लोग बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।